नमस्कार साथियों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी की जो जीके सीरीज चल रही है उसका 10वां पार्ट है, जिसमें आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से बनने वाले महत्वपूर्ण 51 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह सीरीज तो दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी के नाम से चलाई जा रही है, पर निकट भविष्य में जितने भी एग्जाम होने हैं, जैसे कि एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, जूनियर असिस्टेंट, फॉरेस्ट गार्ड या यूपी पैट, जो भी एग्जाम आपके भविष्य में होंगे उन सभी के लिए ये सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, इससे पहले कि मैं आज का सेशन प्रारंभ करूं, यदि चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और इसे अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को प्लीज शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। चलिए प्रारंभ करता हूं मैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित है प्राग ऐतिहासिक युग से, आदि ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से। दोस्तों, यदि इतिहास को देखें तो इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक युग, प्राग ऐतिहासिक युग। दूसरा आदि ऐतिहासिक युग, और तीसरा ऐतिहासिक या जिसे हम आधुनिक ऐतिहासिक युग कह सकते हैं, ऐतिहासिक युग। बात करें आदि ऐतिहासिक युग की तो यह वह युग होता है जब मानव ने लिखना ही नहीं सीखा था, यानी लेखन शैली का विकास नहीं हुआ था। जैसे कि पाषाण काल, पाषाण काल में मानव ने लिखना नहीं सीखा था। उस समय का जो भी समय है उसे हम प्राग ऐतिहासिक युग में कहेंगे। पर आदि ऐतिहासिक काल वह काल होता है जब मानव ने लिखना तो सीख लिया, लेखन शैली तो उसके पास थी, पर उसने जो कुछ लिखा है उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, यानी उसकी भाषा को अभी हम समझ नहीं पाए हैं, पढ़ा नहीं जा सका। जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि है वह अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, उन्होंने क्या लिखा है उसको हम डिकोड नहीं कर पाए हैं, यानी ऐसा काल आदि ऐतिहासिक काल कहलाता है। इसका तात्पर्य है कि सिंधु घाटी की सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग से जुड़ी हुई है, जबकि ऐतिहासिक युग वह युग होता है जिसमें लेखन शैली भी विकसित है और उसे हम पढ़ने में भी सफल हो चुके हैं। जैसे कि अशोक के शिलालेख, अशोक के शिलालेख जो कि ब्राह्मी भाषा में लिखे हैं, उन्हें जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ने में सफलता हासिल करी थी 1837 में। तो वह लिखा भी जा चुका है, पढ़ा भी जा चुका है, इसलिए उस युग को हम ऐतिहासिक युग में रखेंगे। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए उसे आदि ऐतिहासिक युग में रखते हैं। यदि बात करें धातु के हिसाब से तो यह कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है। यानी सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो आद्य ऐतिहासिक जुड़ी हुई युग से जुड़ी हुई कांस्य युगीन सभ्यता है। बात करें जीवन स्तर की तो यह एक नगरीय सभ्यता है, नगरीय सभ्यता। जबकि इसके बाद जो वैदिक सभ्यता आएगी वह एक ग्रामीण सभ्यता है, पर सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के बाद जिस सभ्यता का विकास हुआ वह आर्य की सभ्यता, वैदिक युग की सभ्यता थी, और ये दोनों सभ्यताएं भिन्न थी। आपसे पूछा जा रहा है क्या इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। बात कर रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता का तात्पर्य होता है कि विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं होना। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के पास विकसित शहरी जीवन की सभ्यताएं थी, जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। बिल्कुल सही बात है, सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि है वो चित्रों से बनी हुई है, उसे चित्रलेखीय लिपि कहते हैं, उसे ही सर्पिलाकार लिपि कहते हैं, सर्पिलाकार लिपि, और इसे ब्रुस्टोफोदन लिपि भी कहते हैं, ब्रुस्टोफोदन लिपि।
ब्रुष्टोफोदन लिपि। यह लिपि आपके दाएं हाथ से लिखना प्रारंभ होती है और बाएं हाथ की तरफ लिखी जाती है, जैसे कि हम उर्दू लिखते हैं। पर इसमें उर्दू तो हम यूं लिखते चले जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें दाएं हाथ से शुरू होती है, बाएं हाथ की तरफ जाती है और उसके बाद अगली पंक्ति बाएं हाथ से शुरू होती है और दाएं हाथ की तरफ आती है और अगली पंक्ति दाएं हाथ से शुरू होती है और बाएं हाथ की तरफ जाती है। यानी ऐसा जैसे कि एक सर्प हो, या फिर अगर गाय जाए तो गाय जिस हिसाब से अपना मूत्र विसर्जन करेगी, यानी इसे गौमूत्रीय लिपि भी कहते हैं। गौमूत्रीय लिपि के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, जबकि वैदिक काल में संस्कृत भाषा में ऋग्वेदों का निर्माण हुआ है, यानी उनके पास अपनी प्रॉपर लिपि है और इनके पास जो लिपि है वो चित्रलेखी लिपि है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया। इनके पास लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। लोहे से तो ये पूर्णतः ही अपरिचित थे। सिंधु घाटी की सभ्यता लोहे से अपरिचित थी, उसने लोहे की खोज नहीं करी दी है। अभी तक हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जिससे पता लगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे। और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का भी अभाव था, युद्ध में उनका यकीन नहीं था, जबकि वैदिक काल में प्रॉपर रक्षा शस्त्रों का निर्माण हुआ था, कई युद्ध भी लड़े गए थे। इसलिए ये तीनों ही कथन सही हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता? सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास जो सभ्यता फली फूली उसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, और उसी में से एक नदी रावी नदी के किनारे पर एक नगर स्थित है, हड़प्पा नगर, जो इस सभ्यता का खोजा गया पहला नगर है। इसलिए उत्तर हो जाएगा हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार, वर्गाकार, आयताकार या गोलाकार? आपसे पूछ रहा है कि पूरी सिंधु घाटी की सभ्यता जिस आकार में फैली हुई है भारत के अंदर, उसका आकार कैसा है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता भारत में त्रिभुजाकार आकार में फैली हुई है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा त्रिभुजाकार। यदि बात करें सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर कौन सा है, तो सबसे उत्तरी छोर कहलाता है मांडा, और मांडा हमारा पड़ता है जम्मू कश्मीर में। अगर बात करें कि इसका सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है, तो इसका दक्षिणी छोर हो जाता है दैमाबाद, और दैमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी के किनारे पर है दैमाबाद। अगर इसका सबसे पश्चिमी जिला छोर पूछें तो ये हो जाएगा आपका सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर, और सुतकांगेडोर पाकिस्तान में पड़ता है। और इसका सबसे पूर्वी छोर पूछेंगे तो हो जाएगा आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर यूपी में पड़ता है। तो ये जो क्षेत्र बनता है दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार का बनता है, यानी कि त्रिभुजाकार आकार लिए हुए है हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रिभुजाकार। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगर के घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर बने हुए हैं दोस्तों, वो एक पंक्ति में बने हुए हैं, एक जाल की आकार में बने हैं, और बीच में सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती हैं। यानी ये जिस पद्धति में ये घर बने हुए हैं उसे जालाकार पद्धति या ग्रिड पद्धति के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से कुछ जाल का निर्माण करते हैं ये घर, तो इस पद्धति को कहते हैं ग्रिड पद्धति। हड़प्पा कालीन लोगों के नगर के घरों के विन्यास ग्रिड पद्धति में निर्मित किए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का चित्रण हड़प्पा कालीन मोहरों से नहीं हुआ? देखिए हम जानते हैं कि हड़प्पा कालीन या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय से अपरिचित थे, साथ ही घोड़े से भी अपरिचित थे। लेकिन हमें कैसे पता कि वो गाय और घोड़े से अपरिचित थे? क्योंकि जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं पुरातात्विक खुदाइयों में, उसमें गाय के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। गाय के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उन मोहरों पर कई जानवरों के चित्र मिलते हैं, पर गाय के चित्र नहीं मिलते। इसी प्रकार घोड़े के चित्र भी नहीं मिलते। कुछ स्थानों पर घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं,
पर अभी तक पूर्णतया नहीं कहा जा सकता कि ये जो घोड़ा है यह सिंधु घाटी सभ्यता के ही काल का है, क्योंकि उनका जो कालक्रम होता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के आसपास का मेरे प्राप्त हुआ है, तो संभव है कि वह बाद की सभ्यता का रहा हो। पर फिर भी हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि हमें सुरकोटड़ा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो सुरकोटड़ा एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। पर गाय के अवशेष नहीं प्राप्त हुए, किसी भी प्रकार की मोहरों पर गाय का चित्रण नहीं हुआ, घोड़े का चित्रण भी मोहरों पर नहीं हुआ। ऑप्शन में गाय दिया हुआ है, तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गाय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पैमाने से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? सबसे पहले तो पैमाना मतलब नाप का स्केल, नाप का यंत्र, नाप तौल का यंत्र कह सकते हैं, नाप तौल का यंत्र, यह पैमाना कहलाता है। और यह जो यंत्र है, नाप तौल का जो यंत्र है पैमाना, ये जो निर्मित हुआ है ये हाथी के दांत से निर्मित हुआ है। पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पैमाना किसका बना हुआ था? अस्थियों का, लकड़ी का, लोहे का या हाथी के दांत का? तो यह हाथी के दांत का बना हुआ था और यह प्राप्त हुआ है लोथल से। ध्यान रखिएगा, मैंने कुछ इसे इस तरीके से याद करा था कि हम एक प्रश्न पढ़ते हैं कि लोथल एक बंदरगाह था, बंदरगाह था, यहां से एक गोदीवाड़ा बंदरगाह प्राप्त हुआ है। और ये जो अब बंदरगाह है मतलब जहाज आएंगे, जहाज आएंगे मतलब व्यापार होगा, व्यापार होगा तो आपको नाप तौल के यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो नाप तौल का जो यंत्र है वो लोथल से प्राप्त हुआ है। और आपसे पूछ लिया जाए कि लोथल कहां पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछे कालीबंगा कहां पर है, तो कालीबंगा आपका राजस्थान में पड़ता है, मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान में पड़ता है और चन्हूदड़ो भी आपका पाकिस्तान में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से है। इसकी जो समकालीन सभ्यताएं थी, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, यहां से हमें कपास के अवशेष प्राप्त नहीं हुए, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें कपास के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो माना जा सकता है कि कपास की खेती का जो आरंभ है वह भारत में हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता के काल में हुआ है। और ध्यान रखिएगा, इस कपास को जिस नाम से जाना जाता है वो है सिंडन। कपास के लिए जो भाषा युक्त हुई है, शब्द प्रयोग हुआ है, वो है सिंडन। तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहां किया गया, किस राष्ट्र में किया गया? तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? आपसे कुछ महत्वपूर्ण स्थलों की नदी पूछी जाती है, जैसे कि मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। एक स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। वहीं बात करें लोथल की, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जिस नदी के किनारे स्थित है वो है भोगवा। आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थान उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है, उत्तर प्रदेश वालों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। बात करें दैमाबाद की, दैमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? सबसे दक्षिणी, यह प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। बात करें सबसे उत्तरी स्थान मांडा की किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह चिनाब नदी के किनारे स्थित है। तो इस तरीके से आपसे कुछ नदियां पूछी जा सकती हैं, आपको याद रखनी है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। बंदरगाह था, यह गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है लोथल से। तो लोथल भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? बात करें पूरे हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता के जो अधिकांश नगर हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, धौलावीरा हो गया, कालीबंगा हो गया, जितने भी स्थान हैं, जितने भी दुर्ग हैं, धौलावीरा को छोड़ करके वे सभी 2 दुर्गों में स्थित हैं। एक को कहते हैं पश्चिमी दुर्ग और एक को कहते हैं पूर्वी दुर्ग।
ठीक है, एक ऊंचे टीले पर बना हुआ था, ऊपरी दुर्ग था, और एक निचले स्थान पर बना हुआ था, निचला दुर्ग था। जो ऊपरी दुर्ग था, ऊपरी स्थान पर बना हुआ था, जैसे हम टीला भी कहते हैं, दुर्ग टीला भी कहते हैं, वहां पर कहा जाता है कि प्रशासक वर्ग या पुरोहित वर्ग रहता था, जबकि निचले टीले पर आम जनता निवास करती थी। जबकि जो धौलावीरा है वह सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र नगर है जो 3 भागों में विभक्त है। धौलावीरा इसका उत्तर हो जाएगा। धौलावीरा से और भी कुछ प्रश्न बनते हैं, पर क्योंकि मैंने वो प्रश्न में दिया हुआ है इसलिए मैं ज्यादा चर्चा अभी धौलावीरा की यहाँ इस प्रश्न में नहीं करूंगा, अन्यथा उन प्रश्नों का आपके लिए चेक कर पाना कि आपको वो आता है या नहीं थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम इसे यहीं रोकेंगे। हड़प्पे नगर धौलावीरा है जो भारत में 3 भागों में विभक्त है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर है जो 3 भागों में विभक्त है। ध्यान रखिएगा, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल होने वाला भारत का 40वां स्थान है। चलिए अगला देखते हैं। अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया? कपास की खेती भी सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने की, और अपवाह तंत्र का निर्माण भी सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही किया। और ये जो अपवाह तंत्र है या जो जल का स्पष्ट प्रबंधन है, अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से प्राप्त होता है तो वह स्थान है धौलावीरा। धौलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर है जो 3 हिस्सों में विभाजित है, वही धौलावीरा। वहां से हमें स्पष्ट जल प्रबंधन के साक्ष्य मिलते हैं, यानी अपवाह तंत्र के निर्माण के साक्ष्य मिलते हैं। और चूंकि धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान है, तो हम कह सकते हैं कि अपवाह तंत्र के सर्वप्रथम साक्ष्य जिस सभ्यता से मिलते हैं वह सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? आपसे पूछे जाते हैं राज्य। गुजरात में 2 महत्वपूर्ण स्थल स्थित हैं, एक है धौलावीरा और एक है लोथल। ये दोनों ही गुजरात में स्थित हैं, जबकि आप इसे भी गुजरात ही कह सकते हैं, रंगपुर, लेकिन ये क्षेत्र विशेष से ज्यादा पूछा जाता है इसलिए मैं इसको अलग से लिखा रहा हूं। ये सौराष्ट्र, गुजरात का एक हिस्सा है सौराष्ट्र, वहां पर यह रंगपुर स्थित है। बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में मीठाथल है, बनावली है, जबकि पंजाब से रोपड़ नाम का एक स्थान प्राप्त हुआ है। और बात करें राजस्थान से तो राजस्थान से सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है कालीबंगा। तो हरियाणा से मीठाथल, बनावली, पंजाब से रोपड़, राजस्थान से कालीबंगा, गुजरात से धौलावीरा, लोथल और रंगपुर प्राप्त हुए। आपसे धौलावीरा के विषय में पूछ रहा है तो उत्तर हो जाएगा हमारा गुजरात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता की पहचान निम्न में से किससे है? सुंदर मूर्तियों से, धर्म और दर्शन शास्त्र से, आर्थिक और सामाजिक सुधार से, या शहर योजन प्रणाली से? तो सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता का तात्पर्य है कि उसके पास अपना जीवन जीने की समस्त विकसित सुख सुविधाएं थी। उनका जो नगर था वो एक नियोजित तरीके से बना हुआ था, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता अपने शहर योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है आलमगीर से, धौलावीरा से, लोथल से, कालीबंगा से। चर्चा कर चुके हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की पहली सभ्यता है जहां अपवाह तंत्र का विकास हुआ है, और जिस स्थान पर वह हुआ है वह है धौलावीरा, जो कि प्राप्त हुआ है हमें गुजरात से। चलिए अगला पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा नगर घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? देखिए इस प्रश्न का आपको उत्तर नहीं भी आता तो आपको ये तो पता है कि आलमगीरपुर यूपी में स्थित है, हमने अभी चर्चा करी। लोथल आपका गुजरात में स्थित है। बात करें मोहनजोदड़ो की तो यह पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। बात करें बनावली की तो यह हरियाणा में है। और आप जानते हैं सॉरी,
जो घग्गर नदी है वह राजस्थान और हरियाणा में बहती है, राजस्थान और हरियाणा में बहती है। इसका तात्पर्य है कि घग्गर नदी के किनारे हमारे जो प्रश्न में उत्तर है वो केवल बनावली हो सकता है। तो हम इस प्रकार भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बनावली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, युग्म शवाधान का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है, यानी जोड़े में शवों को दफनाने के साक्ष्य आपको कहां से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से, बुर्ज-होम से, लोथल से या कुनाल से? ध्यान रखिएगा यहाँ पर शवों को लेकर के तीन, मतलब ये जो प्रश्न बनता है युग्म शवाधान, इसका उत्तर हो जाएगा लोथल, यानी जोड़े से शवों को दफनाने के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? उत्तर हो जाएगा लोथल। यदि आपसे पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला। जबकि बुर्ज-होम से हमें गर्तावास में रहने के आवास प्राप्त हुए हैं, जम्मू कश्मीर में है ये गर्तावास, सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व का स्थल है। गर्तावास में रहने के, यानी जमीन के नीचे तल घर में लोग रहते थे, गर्तावास में रहने के साक्ष्य प्राप्त हुए कहां से? बुर्ज-होम से। बुर्ज-होम कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, और युग्म शवाधान के साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं लोथल से। कुनाल से अभी अभी हमें कुछ एक रथ के और कुछ हथियारों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहा जाता है कि ये 7000 वर्ष पुराने हैं। यदि प्रमाणित हो जाता है तो सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक नहीं, बल्कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यता बन जाएगी। पर अभी इस पर चल रही है, मतलब इसकी रिसर्च चल रही है। जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है कार्बन डेटिंग पद्धति से उसका काल निकाला जाना अभी शेष है। तो अभी आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है युग्म शवाधान, तो युग्म शवाधान लोथल से प्राप्त हुए। कुनाल की बात करें, ये कहां का क्षेत्र है, तो ध्यान रखिएगा ये हरियाणा में प्राप्त हुआ क्षेत्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रंगपुर किस राज्य में स्थित है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान? लिखवा चुका हूं पूरी लिस्ट, सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है रंगपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या रंगपुर? तो हड़प्पा को मृतकों के टीले के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई, तो सन 1922 में हुई। किसने करी? तो दयाराम साहनी ने की। चलिए अगला प्रश्न है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता है? सिंधु सभ्यता, मिस्र सभ्यता, सुमेरिया सभ्यता, चीन सभ्यता? देखिए ये प्रश्न पूछा गया है, इसे इंपॉर्टेंट कीजिए, क्योंकि जब ये प्रश्न आता है तो हम पढ़ते हैं कि कपास की खेती सबसे पहले कहाँ हुई? सिंधु घाटी सभ्यता में। उसके अलावा हम पढ़ते हैं कि जल प्रबंधन की सबसे पहले अपवाह तंत्र का निर्माण कहाँ हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता में। तो जब तुक्का मार रहे होते हैं हम, तो इसका उत्तर भी हम सिंधु घाटी की सभ्यता दे देते हैं। जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में जो लेखन कला है वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, वह चित्रलेखीय कला है। यदि आपसे पूछा जाए कि उचित प्रणाली में विकसित सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता पहली सभ्यता है जिसमें विकसित लेखन कला का प्रयोग हुआ था। सुमेरियन सभ्यता इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे मिस्र की सभ्यता पर। अभी मैं नहीं बोल रहा, अगर प्रश्न में नहीं दिया होगा तो मैं इसके विषय में भी आपसे चर्चा कर दूंगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस सिंधु स्थल से बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा, हड़प्पा, भांडा, राखीगढ़ी? तो ध्यान रखिएगा बेलनाकार मोहरें भांडा से प्राप्त हुई हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का मेसोपोटामिया या मिस्र की सभ्यता से व्यापार को दर्शाता है। क्योंकि ये बेलनाकार मोहरें भारत की नहीं है, सिंधु काल की नहीं, सिंधु घाटी की नहीं है। ये व्यापार को दर्शाता है, व्यापार को दर्शाता है। किसके साथ में? मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ में, मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ। क्योंकि ये जो बेलनाकार मोहरें हैं ये चलती थी मेसोपोटामिया में, और मेसोपोटामिया के व्यापारी भारत आते थे, सामान खरीदते थे, बेचते थे, अपनी मोहरें छोड़ जाते थे, भारत की मोहरें ले जाते थे। तो ये जो बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं, ये प्राप्त हुई हैं हमें भांडा से। ठीक है,
इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि व्यापार का भांडा फूट गया। ध्यान रखिएगा ये जो मोहरे हैं, ये मोहरे कोई विनिमय के लिए प्राप्त होने वाली मुद्रा नहीं है, बल्कि मोहरों से तात्पर्य यहाँ पर सील से है। सील पे भी तो हम मोहर कहते हैं, हमने सील कर दिया, ये घर सील कर दिया, यानी इस पर मोहर लगा दी। मिट्टी की जैसे कोई सामान अगर बेचा जाना है तो उस पर इस प्रकार से मिट्टी की मोहर लगा दी जाती थी, सिलखड़ी की मोहर लगा दी जाती थी कि यदि कोई उसको खोल करके सामान निकालने का प्रयास करेगा तो वह सील टूट जाएगी, और वह सील इस विशेष प्रकार की होती थी कि वह व्यक्ति उस सील को नहीं बना पाएगा। तो इससे पता लग जाएगा कि ये जो सामान है ये खोला गया है, इसके साथ छेड़छाड़ हुई है। इतना उन्नत था सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार अपने काल में। आज के तरीके के जो तरीके होते हैं आज के काल के, वो इस्तेमाल करते थे वो। तो अगर पूछे बेलनाकार मोहरें कहां से प्राप्त हुई हैं तो उत्तर हो जाएगा भांडा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? कई बार चर्चा कर चुका हूं इस वीडियो में। लोथल जो कि गुजरात से प्राप्त हुआ एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, वह बंदरगाह स्थल है, गोदीवाड़ा स्थल है। इसी लोथल से युग्म शवाधान के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा इससे, आएगा भी आगे आपके सामने। युग्म शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। रोपड़ आपका पंजाब में है, जबकि बनावली आपका हरियाणा में है, कालीबंगा आपका राजस्थान में है। चलिए अगला प्रश्न है, हल के जुते हुए खेत के साक्ष्य। हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य, देखिए दो बातें आती हैं। एक तो लकड़ी से बना हुआ हलाकृति का खिलौना, यानी कि एक खिलौना है हल का। जैसे हल होता है ना, जैसे हम खिलौने की गाड़ियां होती हैं, खिलौने का कोई भी सामान होता है, वैसे ही एक हल है छोटा सा खिलौने का रूप में। और ये खिलौना जो है लकड़ी का बना हुआ है। और आपसे पूछा जाए ये कहां से प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है बनावली से। और बनावली कहां पर है? हरियाणा में। लेकिन प्रॉपर रूप से जुते हुए हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य अगर कहां से प्राप्त हुए ये पूछा जाए तो उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। अगर आपसे पूछ ले कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां, जबकि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थान है, प्रथम खोजा हुआ स्थल है हड़प्पा, जिसकी खोज हुई है 1921 में। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ रहे खिलौना कहां से प्राप्त हुआ तो बनावली से, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं तो कालीबंगा से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, या अफगानिस्तान में? ध्यान रखिएगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और साथ ही चन्हूदड़ो, ये तीनों ही स्थान पाकिस्तान में स्थित हैं। बात करें हड़प्पा की खोज 1921 में राखलदास बनर्जी ने की, जबकि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में दयाराम साहनी ने, और चन्हूदड़ो की खोज मिस्टर मैके के द्वारा की गई। और यह जिस राज्य में स्थित है वह हो जाएगा हमारा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। भारत के स्थल यह नहीं है। चलिए सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। बात करें सिंधु घाटी, तो देखिए सिंधु घाटी में कोई मंदिर के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कोई मंदिर न शिखर युक्त न शिखर रहित किसी भी प्रकार के मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, पर मूर्ति पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी भारत में मूर्ति पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के काल में ही प्रारंभ हो गई है। यानी मूर्ति पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, साथ ही एक योगी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, और उस योगी को हम आद्य शिव के नाम से, रुद्र के नाम से जानते हैं, यानी भगवान शिव कह सकते हैं। और शिव का ही नाम पशुपति है, तो इसको पशुपति की भी मूर्ति कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति। एक मोहर प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से, जिस पर योगी की चित्र अंकित है, और साथ ही कुछ पशुओं के चित्र भी अंकित हैं।
और उसे भी पशुपति की मोहर ही माना जाता है। तो सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। चलिए उत्तर, अगला प्रश्न हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के घरों के दरवाजे। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के घरों के दरवाजे, घरों की ओर न, घरों की नहीं, मुख्य सड़क, मुख्य सड़क की ओर न खुल करके पीछे की ओर खुलते थे। देखिए आज आपके जो घर हैं वह घर हमेशा मेन सड़क पर खुलते हैं ना, कोई पीछे की तरफ तो नहीं खुलता, मेन गली में मेन सड़क पर घर के दरवाजे बनते हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निजता पसंद करते थे, वे प्राइवेसी पसंद करते थे और वे अपने घरों का निर्माण इस प्रकार करते थे कि अगर कोई घर में झांके तो उसे कुछ पता न लगे, और उनके घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। पर एक नगर ऐसा है जिस नगर के घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, यानी अन्य स्थलों से यह भिन्न है। जब भी अन्य स्थलों से कोई नगर भिन्न होता है तो वो प्रश्न बन जाता है। जैसे कि दुर्ग टीला और निचले टीले में धौलावीरा 3 टीलों में विभाजित है, तो बन गया प्रश्न। उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नगरों के घर पीछे की ओर खुलते थे, जबकि किस स्थल के मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लोथल। यही था वो इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैं बात कर रहा था, लोथल। लोथल में युग्म शबाधान प्राप्त हुआ है, बंदरगाह गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है, और साथ ही घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न पीछे की ओर न खुल के मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं, केवल लोथल में। इसके अलावा यहां से गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा गोदीवाड़ा। अगर बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो उसका उत्तर गोदीवाड़ा ही हो जाएगा, या बंदरगाह ही हो जाएगा। गोदीवाड़ा ऑप्शन में ना हो तो हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार सबसे बड़ी इमारत हो जाएगी, जबकि सार्वजनिक इमारत तो गोदीवाड़ा है, पर सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। मोहनजोदड़ो से एक स्नानागार प्राप्त हुआ है, यदि अन्नागार ऑप्शन में नहीं है तो प्रश्न का उत्तर स्नानागार हो जाएगा सबसे बड़ी इमारत के रूप में। यानी सार्वजनिक इमारत तो गोदीवाड़ा है, और बात करें व्यक्तिगत इमारतों की तो अन्नागार और स्नानागार। स्नानागार प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, अन्नागार प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। अन्नागार मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुआ है, पर सबसे बड़ा अन्नागार प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। चलिए, तो हमें प्रश्न देखना पड़ता है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है और ऑप्शंस उसमें क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर डिसाइड करते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो थोड़ा वीडियो को शेयर वेयर कर दो दोस्तों, लाइक वाइक कर दो, कुछ सब्सक्राइब कर दो चैनल को। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, यूनानी सभ्यता, या मिस्र की सभ्यता? तो नील नदी के किनारे जो सभ्यता स्थित है वह सभ्यता है मिस्र की सभ्यता, और एक इतिहासकार रहे हैं हेरोडोटस। इन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है, और हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा है। तो किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। किसने कहा है? तो ध्यान रखिएगा, हेरोडोटस ने कहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे थे राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, माधव स्वरूप वत्स, बीवी लाल और रविंदर वेस्ट, या इनमें से कोई नहीं। देखिए जितने भी नाम हैं वे सभी सिंधु घाटी सभ्यता के किसी न किसी स्थल की खोज से जुड़े हैं। पर यदि बात करें कि प्रारंभिक स्तर पर यह खोज किसने शुरू की, तो ये जिनके नेतृत्व में शुरू हुई, नेतृत्वकर्ता यदि आपसे पूछ ले तो वो थे जॉन मार्शल। पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष थे जॉन मार्शल। पुरातात्विक विभाग जिसकी स्थापना हुई है वो लॉर्ड कर्जन के समय में, उसके ये अध्यक्ष थे जॉन मार्शल। इनके नेतृत्व में ही भारत में प्राचीन सभ्यता के स्थलों को खोजने का एक अभियान चला। लेकिन जिसने खोजा, इनके अंडर में जो लोग काम करते थे उनमें से सबसे महत्वपूर्ण थे राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। इनको ही सिंधु घाटी सभ्यता के खोजने का श्रेय दिया जाता है। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
हड़प्पा की खुदाई में से निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला? नहीं मिला पूछ रहा है दोस्तों, मिला नहीं। दुर्ग के साक्ष्य तो हमें मिले ही है ना, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला, दुर्ग टीला, निचला टीला, सब हमने बात कर ली। नाली और कुएं, उन्नत किस्म की नालियां थी भाई, शहर था तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, कुएं थे, हर शहर के चौराहे पर गलियों में कुएं बने होते थे। मोहनजोदड़ो एकमात्र ऐसा स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का जहां लोगों के घरों में भी कुएं हुआ करते थे। हड़प्पा से हमें धन्यागार प्राप्त हुआ है जो कि हड़प्पा की सबसे बड़ी इमारत है, लेकिन किसी भी प्रकार के मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, न शिखर रहित न शिखर सहित। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शिखर रहित मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। हालांकि मूर्ति पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मूर्ति के साक्ष्य प्राप्त हुए, पर मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की सभ्यता का प्रमुख स्रोत क्या है? शिलालेख। देखिए लेखों, पहली बात तो शिलालेख है नहीं, केवल धौलावीरा से एक लेख प्राप्त हुआ जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, तो यह जानकारी का प्रमुख स्रोत नहीं है। पकी हुई मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, कोई लेख नहीं, लेख है अभी तो पढ़े नहीं गए, यानी उत्तर हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई। जो खुदाई से प्राप्त हो रहा है कि यहाँ से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए, यहाँ से मृतकों के साक्ष्य प्राप्त हुए, युग्म समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए, मनके बनाने की कारखाने के साक्ष्य प्राप्त हुए, इन्हीं सब चीजों से हमने सिंधु घाटी सभ्यता की एक इमेज फ्रेम करी है, एक डाटा तैयार करा है, यानी पुरातात्विक खुदाई सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो 1921 में हड़प्पा को खोजा गया, जबकि बात करें 1922 में मोहनजोदड़ो को खोजा गया। मोहनजोदड़ो को खोजा गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? पाकिस्तान में हम बात कर चुके, एक तो आपका हड़प्पा है, एक इंपॉर्टेंट में बात कर रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, मोहनजोदड़ो है जो पूछे जाते हैं, और तीसरा है चन्हूदड़ो, ये आपको याद रखना ही रखना है। तो यहां पर ऑप्शन में आपके सामने हड़प्पा है तो आप हड़प्पा टिक कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। किसने हड़प्पा सभ्यता के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना? देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। कोई जलवायु परिवर्तन को मत मानता है, कोई जो प्राकृतिक आपदा को उत्तरदायी मानता है, कुछ कहते हैं कि वहां पर एक महामारी फैल गई, जैसे मलेरिया के साक्ष्य प्राप्त हुए कुछ शवों से, तो वो उस महामारी की वजह से उस सभ्यता का अंत हो गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वैदिक आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। लेकिन एक इतिहासकार है मार्टिन व्हीलर, जो कि प्राकृतिक आपदा यानी इंद्र, प्राकृतिक आपदा कहा है उन्होंने, और इंद्र उसको डिकोड किया कि भाई इंद्र की वजह से तो प्राकृतिक आपदा आती है, तो मार्टिन व्हीलर ने प्राकृतिक आपदा या इंद्र को उत्तरदायी माना है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की नृत्य करती हुई मूर्ति, पूरा लिखिए, नृत्य करती हुई मूर्ति प्राप्त हुई है, तो ये प्राप्त हुई है बनावली स्थित है हरियाणा में। चलिए अगला प्रश्न है। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार, ये धन्यागार के विषय में ही पूछ रहे हैं वास्तव में, कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। अगला प्रश्न है। हड़प्पा कालीन सभ्यता में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? हड़प्पा कालीन सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता है, लेकिन कांसा तो तांबे से ही बनेगा ना, तो तांबे से भी वे परिचित थे। स्वर्ण और चांदी के भी साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, पर लोहे के साक्ष्य अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुए, इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे। भाई कोई साक्ष्य, कोई लेख तो है नहीं, हमें तो जो प्राप्त हो रहा है हम उस हिसाब से कह रहे हैं, लोहे के साक्ष्य में आज तक प्राप्त नहीं हुए। इतनी लंबी रिसर्च हो गई, इतने वर्षों तक खुदाई हो गई, सब कुछ प्राप्त हो गया, पर उस काल का लोहा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात लोहे से वे अपरिचित थे। चलिए अगला प्रश्न है। कहां से सिंधु घाटी सभ्यता की प्रख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो यह प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता के बर्तनों पर साधारणतया किस रंग का प्रयोग होता था?
लाल, नीला, हरा, सफेद, नीला। देखिए अलग अलग रंगों के बर्तन मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, मृद भांड, मिट्टी के बने हुए बर्तन, पर ज्यादातर बर्तन जो हैं वे लाल रंग के मिले हैं। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर साधारणतः किस रंग का प्रयोग होता था पूछा जाए तो उत्तर हो जाएगा लाल। चलिए आगे चर्चा करते हैं। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, महान स्नानागार। और ध्यान रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, और उसमें कहीं गोदीवाड़ा या धन्यागार नहीं होता, तो ऑप्शन में स्नानागार होता है, और उस समय हमें प्रश्न का उत्तर स्नानागार ही देना होता है, और स्नानागार प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। धार्मिक महत्व की इमारत है, धार्मिक महत्व की इमारत। कहा जाता है कि जब भी त्योहार होता था या कोई अनुष्ठान होता था तो यहाँ पर सार्वजनिक रूप से लोग स्नान करते थे। यहाँ पर जल की निकासी का भी स्पष्ट प्रबंधन है। तो महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन हुआ है। वे 4 पशु कौन है? देखिए मैंने आपको बताया था मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई है जिस पर शिव, आदि शिव बने हुए हैं, मतलब एक साधु बने हुए हैं। कुछ लोग उन्हें तांत्रिक, कुछ इतिहासकार तांत्रिक कहते हैं, जबकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये आदि शिव है, ये पशुपति मोहर है। इसमें साथ ही वहां पर कुछ नीचे पशुओं का अंकन है, जिसमें से एक पशु है बाघ, एक है भैंसा, एक है हाथी और एक गैंडा, साथ ही 2 हिरण और एक उस पर अंकित है साधु। अगर आपसे पूछी जाए कितने जानवर हैं तो एक, अगर इस साधु जीव पूछा जाए तो 1 2 3 4 5 6 और 7 टोटल हो जाएंगे 7। कितने प्रकार के जीव हैं तो इसको आप एक ही प्रकार गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 प्रकार के जीव हैं। कितने प्रकार के जानवर हैं अगर आपसे पूछा जाए, और साधु को हम जानवर में न गिने तो 1 2 3 4 5 प्रकार के जानवर हो जाएंगे। कितने जानवर हैं तो 6 जानवर हो जाएंगे। तो इस तरीके से प्रश्न आते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस देवता का अंकन है, तो बाघ, गैंडा, भैंसा और हाथी, ये 4 हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कपास के भी प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, और चांदी के भी प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी की सभ्यता से, यानी हड़प्पा सभ्यता से। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, यानी आर्यों के समान नहीं थी। क्यों कह देते हैं हम आर्यों के समान नहीं थी? क्योंकि आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ध्यान रखिएगा अक्सर होता है ग्राम से नगर बनता है, पर यहाँ एक सभ्यता के पतन होने के बाद जो सभ्यता आई वो ग्रामीण सभ्यता थी। यही प्रमाणित करती है कि आर्य भारत में भारत के बाहर से आए थे। तो आर्य सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत अलंकृत ईंटों का साक्ष्य, देखिए साक्ष्य कहां से क्या प्राप्त हुए आपको रटने पड़ेंगे, पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछे अलंकृत ईंटें कहां से प्राप्त हुई हैं तो कालीबंगा से। साथ ही मनके बनाने के कारखाने, मनके बनाने के कारखाने कहां से प्राप्त हुए हैं तो मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं चन्हूदड़ो से। साथ ही अगर चन्हूदड़ो ऑप्शन में ना हो तो ध्यान रखिएगा लोथल से, और अगर दोनों ऑप्शन में हो और बोथ करके दिया हो तो उत्तर हो जाएगा बोथ। यानी मनके बनाने के जो कारखाने हैं वह चन्हूदड़ो और लोथल से प्राप्त हुए। इसी चन्हूदड़ो से लिपस्टिक और मेकअप के सामान भी प्राप्त हुए, लिपस्टिक व मेकअप के सामान भी प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा कंघी भी प्राप्त हुई है, शीशा भी प्राप्त हुआ है, पर ऐसा नहीं पूछा जाता। जो पूछा जाता है मेन वो लिपस्टिक, मेकअप के सामान चन्हूदड़ो से, मनके बनाने के कारखाने चन्हूदड़ो से, लोथल से भी प्राप्त हुए हैं। और अगर आपसे पूछा जाए अलंकृत ईंटों का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। चलिए हम आगे चलते हैं।
मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? देखिए, मूर्ति पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, और पाषाण काल में भी मूर्ति पूजा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मूर्ति प्राप्त होती है तो हम कहते हैं चलो मूर्ति पूजा की गई होगी। तो ये जो प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, इसमें पूर्व आर्य लिखा है, आर्यों से पूर्व का काल, और आर्यों से पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता भी हो सकती है, पाषाण युग भी हो सकता है, यानी इस प्रश्न में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। वैसे प्रश्न में अक्सर अगर पूर्व आर्य नहीं है तो सिंधु घाटी की सभ्यता ही दिया होगा, तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता या पूर्व आर्य। चलिए अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रंगपुर या बनावली? तो ध्यान रखिएगा, चावल उगाने के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो रंगपुर से ये प्राप्त हुए हैं। रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र में। इसे याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक आपने देखा होगा, लोग चावलों पे नाम लिख देते हैं, बड़े रंग बिरंगे से दिखते हैं, उन्हें कांच में डाल दो तो अलग अलग तरह के कलर नजर आते हैं, रंग नजर आता है और उस पर नाम लिखा होता है। तो चावल उगाने के साक्ष्य रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। यदि बात करें आपसे चावल उगाने के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो आपके पास में कुछ पुस्तकें हो सकती हैं जिसमें कोल्डी हवा उत्तर लिखा होगा, लेकिन अब इसको करेक्ट कर लीजिए। चावल उगाने के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। अब वर्तमान में जो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वह लहुरा देव हो जाएगा। लहुरा देव कहां पर है? तो संत कबीर नगर में स्थित है। संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह नवपाषाण कालीन बस्ती है, ना कि सिंधु घाटी सभ्यता की बस्ती। इसी प्रकार कोल्डी हवा से भी प्राप्त हुए हैं। कोल्डी हवा भी एक नवपाषाण कालीन बस्ती है और यह पड़ती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। सर्वप्रथम खेती के प्राचीनतम साक्ष्य अब आपसे पूछा जाए तो वर्तमान में उसका उत्तर भी लहुरा देव हो जाएगा, जबकि आपकी किताबों में मेहरगढ़ दिया होगा। अगर लहुरा देव ऑप्शन में ना हो तो मेहरगढ़ कर दीजिएगा, पर वर्तमान परिस्थिति में उसका उत्तर लहुरा देव हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता में, या सिर्फ इतना सा प्रश्न हो, तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रंगपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे आत्मा, ब्रह्म में, कर्म कांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृ शक्ति में? तो सिंधु घाटी सभ्यता से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो वह मातृ शक्ति में यकीन करते थे। यह प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है? भारत का पूछ रहा है दोस्तों। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो भारत से बाहर हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो भारत के सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े स्थल हैं, वे पाकिस्तान में पड़ते हैं। यदि बात करें भारत में, तो भारत में सबसे बड़ा हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा जो कि 3 दुर्गों के साक्ष्य, मतलब 3 प्रकार के नगर वो मिलते हैं यहाँ पर दुर्ग, उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ से एक लेख पट्टी भी प्राप्त हुई है। और धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है, और भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल भी है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, नर्तकी की कांसे की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट मूर्ति है नर्तकी की कांसे की मूर्ति, और यह प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन बताना है। नगरों और नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। आपको प्रश्न नहीं भी आता दोस्तों तो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि लोहे से अपरिचित थे, लोहे से अपरिचित थे, और यहाँ कह रहा है लोहे से परिचित थे। यही प्रश्न का उत्तर हो गया। जबकि मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, व्यापार के लिए जाना जाता था, और नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, तभी तो नगरीय व्यवस्था संस्कृति हुई ना वो। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन है? मुद्राएं। व्यापार होता है मुद्राओं में दोस्तों, तो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जो वो आर्थिक विकास के घोतक हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण। ये जो लेख पट्टी मिली है उसी की बात कर रहा है। अभिलेख प्राप्त हुआ है, हालांकि उस अभिलेख को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, और वह लेख पट्टी प्राप्त हुई है हमें धौलावीरा से।
तो शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण, पत्थर का वो लेख पट्य है, शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं, घुमा करके प्रश्न पूछा गया है। उत्तर हो जाएगा धौलावीरा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की महत्वपूर्ण रचना निम्न में से कौन सी है? नटराज, महावीर जैन, ये प्रश्न नहीं है। गौतम बुद्ध नहीं है, ये तो बाद के काल है। त्रिमूर्ति, ये भी बहुत बाद की है। नृत्य करती हुई बालिका, ये प्राप्त हुई है सिंधु घाटी सभ्यता से। त्रिमूर्ति तो राष्ट्रकूट काल की है, ठीक है। नटराज की मूर्ति चोल काल की, और गौतम बुद्ध तो आपके बिंबिसार के समय के हैं। तो जो नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से, वह सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण रचना है। और किस धातु से निर्मित है? तो कांसे से, कांस्य से निर्मित है। चलिए अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? तो सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का प्रयोग किया वह तांबा था। पाषाण युगीन सभ्यता आई थी सबसे पहले। पाषाण युगीन सभ्यता, लोग पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। पाषाण युगीन सभ्यता के बाद जो सभ्यता आई वह सभ्यता तांबा युगीन सभ्यता थी। यानी जिस धातु का प्रयोग किया गया वह, इसको तांबा नहीं ताम्र युगीन सभ्यता कह लो, इसका पूरा असली नाम है ताम्र युगीन सभ्यता। यानी जिस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया वह तांबा था, ताम्र युगीन सभ्यता। और बाद में इसकी मिश्र धातुआं बनाई जाने लगी, यानी कांस्य का निर्माण हो गया कांस्य युगीन सभ्यता। और कांस्य युगीन सभ्यता ही थी सिंधु घाटी की सभ्यता। तो दोस्तों ये थे आज के सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण 51 प्रश्न। हालांकि इसमें 52 प्रश्न हैं जो मैंने आज सॉल्व कराए हैं, वो कुल 52 हो गए हैं। एक प्रश्न ज्यादा था और महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया था। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता से आपके एग्जाम में अगर प्रश्न बनता है तो मान के चलिए कि आपके एग्जाम में इससे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। यदि मैंने वो प्रश्न में नहीं कवर कराया तो एक्सप्लेनेशन में उसकी चर्चा जरूर की है। जैसे मैंने मन के बनाने के कारखाने के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, ये प्रश्न में नहीं डाला था, लेकिन मैंने उत्तर दिया है इसका कि चनहूदड़ो और लोथल से प्राप्त हुए। तो आप इस पूरे लेक्चर को ढंग से देखिएगा, बार बार देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा। आपको यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। और आपको यदि इस चैप्टर से कोई प्रश्न आता है और आपने मेरा ये लेक्चर ध्यान से पढ़ा है, रिवीजन किया है, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।